नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। दोस्तों आ जाइए, आप सभी जुड़ जाइए। हमेशा की तरह शाम 6:30 बजे हम हर दिन आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज भी लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आज भी आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो माय डियर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन हर दिन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी जाइए हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। आप इन क्वेश्चंस की PDF हमारी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। electricalvk.net पर विजिट करें और PDF डाउनलोड करें। आइए दोस्तों आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। ये दोस्तों कल मैंने 10वां क्वेश्चन लास्ट आपको करवाया था, उसी PDF को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, कर दीजिए फटाफट इसका उत्तर कि एक केबल की इंसुलेटिंग सामग्री जो होती है उसमें क्या होना चाहिए। विद्युतशीलता निम्न होनी चाहिए, वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक यानी नमी सोखने वाला नहीं होना चाहिए, और हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी पेरा विद्युत सामर्थ्य उच्च होना चाहिए। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन है आपके सामने, कर दीजिए फटाफट इसका उत्तर। तब तक मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइए। जस्ट आपके सामने नए वीडियोज़ फिर से आएंगे। दोस्तों डी उत्तर होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट आप और जोड़ लीजिए। एक इसमें पॉइंट जोड़िए लो कॉस्ट का, यानी वो सस्ता भी होना चाहिए। उसके बाद में इसमें एक ऑप्शन आजकल और आने लग गया है, और वो है हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी विद्युतीय प्रतिरोध भी उसका उच्च होना चाहिए। इसके बाद एक और पॉइंट आपको जोड़ना है, वो है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी यांत्रिक सामर्थ्य भी उच्च हो, और उसके बाद में हाई वर्किंग टेम्परेचर। ये इतने सारे ऑप्शन आपको याद रखने इंसुलेटिंग मटेरियल के मामले में। बताओ बात समझ में आई क्या? 3 और 4 मैंने लिखवाए हैं, टोटल हो गए 7। अचालक सामग्री में कुल 7 गुण कम से कम होने चाहिए। और भी बहुत है बट वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, यानी क्वेश्चन जब आपके सामने हो तो आपको सभी ऑप्शन अच्छे से पढ़ने होंगे। सवाल अगला आपके सामने है, नो लोड पर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर निम्न क्यों होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बता दीजिए कि नो लोड पर एक ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता कितना है। फिर सेकंड सवाल आता है कि क्यों होता है। देखो नो लोड पर ट्रांसफार्मर हो या इंडक्शन मोटर हो, 0.1 से लेकर 0.2 लैगिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक है, आप सभी जानते भी होंगे, हम नो लोड टेस्ट करते भी इसीलिए हैं कि नो लोड पर हमें चुंबकन घटक का पता लग सके। ए उत्तर आएगा, चुंबकीय प्रतिघात जो ट्रांसफार्मर का होता है, क्योंकि नो लोड पर एक धारा चलती है जिसे मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं। इसका काम कोर में फ्लक्स उत्पन्न करना होता है। ठीक है, ए उत्तर आप सभी का यहाँ सही रहेगा, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। 13वां सवाल आपके सामने माय डियर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक केबल में कवचिंग क्यों प्रदान की जाती है। इसे हम सीथ बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए मैं बताता हूँ, आप इसका उत्तर करो तब तक सीथ के बारे में। सबसे पहला सवाल है माय डियर, इसे पूरा बोलते हैं मेटालिक सीथ, हिंदी में बोलते हैं धात्विक कवच। सीसा या शीशे का मिश्र धातु, यानी लेड अथवा लेड का कोई एलोय होता है। हालांकि कुछ जगह तो दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है कि होता हो, जनरली शीशे का ही होता है। शीशे में एक विशेषता होती है कि यह नमी रोधी धातु है, यानी नमी को अपने से आर पार नहीं जाने देता है, नमी को वहीं रोक देता है। इसलिए हम केबल को
कोर को नमी से बचाने के लिए कवचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। डी उत्तर सही रहेगा। बाकी ऑप्शन भी अगर आपको ध्यान रखना है तो रख सकते हैं। इंसुलेशन प्रदान करने के लिए हम जनरली कागज़ का उपयोग करते हैं। कागज़ को बोला जाता है इम्प्रेग्नेटेड पेपर। क्या बोलते हैं? अंतर्भरित कागज़ बोलते हैं हिंदी में। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए हम आर्मरिंग प्रदान करते हैं और आर्मरिंग जीआई का होता है। ठीक, अभी आपका सी उत्तर सही है। आप में से जिसने भी सी उत्तर किया है आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। सवाल 14वां आपके सामने है, बताइए इसका उत्तर फटाफट क्या करोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, लोडेड कंडीशन में यानी लोड चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में रिसीविंग सिरे की वोल्टेज सेंडिंग सिरे की वोल्टेज के बराबर है। देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद हो तो, है ना, कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम धारिता को नगण्य मानते हैं, लाइन की धारिता तो होती नहीं है, इसलिए ये जो सिचुएशन क्वेश्चन में दी गई है ये नो लोड पर तो संभव नहीं है। ठीक है, शून्य भार पर तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि केबल में कैपेसिटी है नहीं और लोड का कोई पावर फैक्टर भी है नहीं, क्योंकि लोड ही नहीं है। माय डियर, ऐसा तब होगा जब रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर अगर लीडिंग होगा। ठीक है, डी उत्तर आएगा। अगर प्राप्ति सिरे पर जो भार आपने जोड़ रखा है उसका लीडिंग पावर फैक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस के कारण जो लाइन में धारा चलती है वो वोल्टेज ड्रॉप को एक एडिटिव पोलैरिटी यानी जुड़ने वाली ध्रुवता प्रदान करते हैं। फेरेंटी इफ़ेक्ट हमारा क्यों आता है? इसी कारण से आता है। लाइन की लंबाई ज़्यादा होती है तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि फेरेंटी अलग चीज़ है, ध्यान रखना। फेरेंटी में क्या उत्तर करते हो? हाँ, रिसीविंग सिरे की वोल्टेज सेंडिंग सिरे की वोल्टेज की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर, है ना, प्राप्ति सिरे पर वोल्टेज ज़्यादा मिलती है। सवाल नंबर 15 यानी 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग क्यों प्रदान करते हैं भैया? अर्थिंग क्यों प्रदान करते हैं? लोवेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस टू द ग्राउंड यानी ग्राउंड को न्यूनतम संभव प्रतिरोध देना या हाईएस्ट प्रतिरोध देना, या पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट सभी को पाथ प्रदान करना। बताओ फटाफट। अर्थिंग क्या होता है पता है? गैर धारावाही भाग यानी ऐसे पार्ट्स जिनमें से धारा नहीं चलती उनको अर्थ के साथ जोड़ना, ताकि जब इसमें से धारा चले तो वो ज़मीन में चली जाए। नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स जो होते हैं उनको अर्थ के साथ जोड़ने की प्रक्रिया ग्राउंडिंग कहलाती है। ए उत्तर करना है। टू प्रोवाइड लोवेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस टू द ग्राउंड। ठीक है, न्यूनतम संभव प्रतिबाधा हमें वहाँ प्रोवाइड करवानी थी। सवाल 16वां आपके सामने। 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, कौन सा इंसुलेटर लगाएंगे? पिन, डिस्क, सेकल, पिन और सेकल। याद होगा सबको। पिन इंसुलेटर 33 केवी तक ही यूज होते हैं। सेकल इंसुलेटर भी 33 केवी तक या 66 मान लो, और मोड़ वाले या कॉर्नर वाले पोल पर जनरली इनका उपयोग करते हैं। तो बी उत्तर आएगा। डिस्क टाइप इंसुलेटर जो है इनका सही उत्तर यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। डायनेमोमीटर प्रकार का वाट मीटर जो होता है वो किसको रिस्पॉन्ड करता है? यानी यहाँ सवाल ये पूछा जा रहा है कि वाट मीटर मापन किसका करता है। बहुत सारे सवाल है, इसके 3 उत्तर आते हैं, ध्यान से समझना। जो 2 ऑप्शन तो एक साथ ही दे रखे हैं। देखो, वाट मीटर शक्ति का मापन करता है, डायनेमोमीटर है तो एसी डीसी दोनों नाप सकता है, कोई बात नहीं। सवाल आता है कि नापता किसको होगा। पेपर में 2 बार 2 अलग अलग ऑप्शन आपने देखे होंगे, एक्टिव पावर भी है, एवरेज पावर भी है। ए उत्तर आएगा। देखो, मीटर जो हमें पाठ्यांक देता है ना, वास्तव में तात्कालिक मान होता है और मान प्रत्येक क्षण बदलता है।
इसलिए एक एम्पीयर मीटर की सुई या वोल्ट मीटर की सुई भी है ना थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करती है यहाँ पर, क्योंकि मान क्या वेरी करता है। तो वाट मीटर क्या करता है कि उस पूरे वेरिएशन को एक एवरेज निकालता है और औसत शक्ति दर्शाता है हमेशा। लेकिन कौन सी शक्ति का औसत दिखाता है? सक्रिय शक्ति का, क्योंकि वाट में है ना, वाट में सक्रिय शक्ति होती है, रियल पावर होती है। ए उत्तर करना है आपको यहाँ पर। एक्टिव पावर जो है उसका औसत मान हमें दर्शाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन से कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं, एक एक करके चारों को पढ़ेंगे तो आई थिंक आप इसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, तब आप डिसाइड कर लेना। सवाल ऑप्शन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि ये स्लिप रिंग मोटर से कम दक्षता वाली मोटर है, यानी इसकी एफिशिएंसी जो है वो स्लिप रिंग मोटर से कम होती है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि स्लिप रिंग मोटर की अपेक्षा इसको कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, यानी मेंटेनेंस की ज़रूरत इसको नहीं होती। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्लिप रिंग मोटर की अपेक्षा ये सस्ती पड़ती है, यानी इसकी लागत कम होती है, कॉस्ट कम होती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि स्लिप रिंग मोटर की अपेक्षा इसका स्टार्टिंग टॉर्क निम्न होता है। बताइए ज़रा, चारों में मैंने अंतर आपको करवा दिया। आई थिंक आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखो एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते हैं। कम रख रखाव की आवश्यकता होती है, ये 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। लागत मूल्य इसका कम होता है, ये सस्ती आती है, ये इस ऑप्शन सही है। तुलना में इसका शुरुआती टॉर्क कम है, ये भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके स्टार्टिंग में रोटर में रेजिस्टेंस लगा होता है, इसलिए स्लिप रिंग मोटर का टॉर्क अधिक होता है। कम रख रखाव की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि इसमें कोई ब्रूस, स्लिप रिंग, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रूस ऐसा कुछ है नहीं। स्लिप रिंग मोटर में स्लिप रिंग होती है और कार्बन के ब्रूस होते हैं। ए ऑप्शन है, दक्षता जो होती है इसकी स्लिप रिंग मोटर से ज़्यादा होती है तुलना करने पर, कम नहीं होती। स्लिप रिंग मोटर की दक्षता कम होती है, इसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होती है। सवाल नंबर 19वां, पैनल इंडिकेटर के लिए निम्न में से किस डायोड का उपयोग करेंगे। देखो इंडिकेशन जो होते हैं कंट्रोल पैनल बोर्ड में ट्रिपिंग का हो सकता है, ऑन का यानी किसी पंप या मोटर के स्टार्ट का हो सकता है, किसी इक्विपमेंट के ऑफ या स्टॉप का हो सकता है। तो इंडिकेटर के रूप में तो एलईडी आएगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। जेनर डायोड का उपयोग केवल वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए होता है। टनल डायोड ट्यूनिंग के काम आता है और वेरेक्टर डायोड कैपेसिटर के लिए काम में लेते हैं। तो अभी हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे और सही रहेगा। सवाल नंबर 20वां, कौन सा ऐसा है अशुद्धि है जो टेट्रावोलेंट नहीं है। टेट्रावोलेंट को हिंदी में चतुसंयोजी बोलते हैं। चतुसंयोजी का मतलब होता है 4 संयोजकता। देखो जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन ये तीनों 4 संयोजकता वाले सेमीकंडक्टर अशुद्धियाँ हैं, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो 3 संयोजकता वाला है। कैसे? इंडियम, गैलियम और बोरोन आपको याद होगा। इसी तरह से 5 संयोजकता वाले भी है, उनका भी उत्तर दीजिएगा। एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, वो सब है ना। तो चलिए दोस्तों यही करवाएंगे बस आज के इस वीडियो में। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में, तब तक आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों को। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड ज़रूर कर